नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्केलेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया एंड लूसिड वे। मैं रूपाली गुप्ता यहाँ पर आपके लिए आज राजस्थान जेईई का पेपर लेके आई हूँ, जो कि आप देख सकते हैं 2016 में आया हुआ है। ठीक है। और गाइस, कुछ लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे कमेंट किया था कि मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दीजिए, इसलिए आज हम राजस्थान जेईई का पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, जिसमें कि 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक होंगे और 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे। तो हम जो यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे, हम अपने टेक्निकल सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। बाकी जो नॉन टेक का पोर्शन है वो हम उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन जो यहाँ पे 40 क्वेश्चन के बाद हमारे टेक्निकल स्टार्ट होता है, तो 41 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टेक्निकल है। देखिए ये सारे नॉन टेक इसमें क्वेश्चन हैं। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। ये हमारा देखिए क्वेश्चन आ गया पेज नंबर 12 पे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 41 से जो है, देखिए इसके ऊपर ये नॉन टेक क्वेश्चन था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा ये हमारे टेक्निकल क्वेश्चन, यहाँ से लेके 120 तक पूरे ही क्वेश्चन हमारे टेक्निकल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लाइमस्टोन रॉक फॉल्स इन द कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दिया हुआ है राजस्थान के पेपर में, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ उसका इंग्लिश वर्जन नहीं दिया हुआ है, हिंदी नहीं दिया हुआ है, तो वो हम आगे देख लेंगे। अभी चलिए इंग्लिश क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लाइमस्टोन रॉक फॉल इन द कैटेगरी नियर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक नन ऑफ द अबव। तो जो लाइमस्टोन रॉक होती है ये होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्या होती है, ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक। और इग्नियस में हमारी जो होती है, जैसे डायरेक्ट जिनका ओरिजिन होता है उनको हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। जिन रॉक्स का डायरेक्ट ओरिजिन होता है फ्रॉम, जब क्या होता है कूलिंग ऑफ लावा और मैग्मा, और फिर उस पर जब प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। और सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक मिलके उस जो हमारा वेदरिंग इफेक्ट होता है और सारा टेम्परेचर प्रेशर जो बनाती है वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन अगर सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे 2 हो गया। लेकिन अगर लाइमस्टोन को मेटामॉर्फिक रॉक में जब कन्वर्ट होती है तो प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से, तो ये क्या बन जाती है, मार्बल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए मार्बल क्या है, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एब्जॉर्प्शन इज सेड टू बी मॉडरेट इन ब्रिक इफ सॉल्ट डिपॉजिट कवर फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे सरफेस एरिया अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पूछा है कि कितना होना चाहिए ब्रिक के लिए। ठीक है, तो देखिए हिंदी में दिया है, ईंटों में मध्यम फ्लोरेसेंस के कारण सतह पर लगभग कितना % नमक जम जाता है। जो वाइट वाइट सा अजीब सा हो जाता है, जिससे ब्रिक खराब होने लगती है, उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। और कंक्रीटिंग में भी ये होता है, वाइट वाइट से अजीब सा पैचेस टाइप के बन जाते हैं। ज़्यादा होने पे क्या होता है, ये खराब करने लगती है उसकी सरफेस को। तो यहाँ पे मॉडरेट के लिए पूछा गया है, तो मॉडरेट के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, अगर ये 50% से कम है तो ये हमारा मॉडरेट होगा, और अगर ये 50% से ज़्यादा है तो हमारा ये हेवी हो जाएगा फ्लोरेसेंस। ठीक है, सरफेस को अगर कवर करता है। और अगर ये 10% तक है तो ये हमारा लाइट रहता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हेवी और लाइट के लिए क्या क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फैट लाइम इज लेस दैन 5%, 10%, 15%, 20%। तो जो यहाँ इम्प्योरिटीज़ होती हैं लाइम में, फैट लाइम के लिए पूछा गया, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5% फैट लाइम के लिए। ठीक है, फैट लाइम के लिए कितना हो गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट 5%। उसके बाद हमारा होता है हाइड्रोलिक लाइम। तो हाइड्रोलिक लाइम के लिए भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका जो क्राइटेरिया होता है वो 10 से 30% रहता है, और लीन लाइम के लिए 30% से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, आपको ये भी पता होना चाहिए इन दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है, शुद्ध चूने में अशुद्धता का प्रतिशत निम्नलिखित में से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज रिकमेंडेड फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलॉनिक सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट। तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्विक सेटिंग सीमेंट, क्योंकि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 5 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम इसका कितना होता है, 30 मिनट। तो जैसे ही ये अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, और 5 ही मिनट के अंदर ये सेट होना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
water cement ratio to determine compressive strength of cement is taken as 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। तो वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे पूछा गया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट निकालने के लिए। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट निकालने के लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो लेंगे यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.4। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब सीमेंट की निकालते हैं तो इसके लिए क्यूब भी बनाते हैं जिसका साइज़ क्या होता है, क्यूब बनता है तो 7.05 इंटू 7.05, ठीक है, सेंटीमीटर ये क्यूब रहेगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हो गया। और इसका जो सीमेंट और सैंड का जो रेशियो लेते हैं ये 1:3 लेते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट का कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है और सबसे कम क्या होता है। तो जो सीमेंट का है मैक्सिमम परसेंटेज पूछा गया तो वो हमारा लाइम का होता है। ऑलमोस्ट कितना 62% क्या होता है, इसमें लाइम होता है, ठीक है। बाकी इसमें सिलिका भी होता है, एल्यूमिना भी होता है, सल्फर होता है, बट इन सब का परसेंटेज कम होता है। सबसे ज़्यादा लाइम होता है, उसके बाद सिलिका होता है और फिर उसमें एल्यूमिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोजेनस ट्री इज कॉल्ड। जो कोर का मतलब जो है उसका सेंटर पार्ट जो होता है बीच में, जो जैसे ये क्रॉस सेक्शन हमने बनाया, ठीक है, तो इसका जो ये पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा पिथ। तो ऑप्शन में सैपवुड, पिथ, हार्डवुड, इनर बार्क, तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, पिथ, ठीक है। और बाकी ये हमारा जैसे ये ऐसे ऐसे रहता है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसमें ये जो होता है ये हमारा बार्क होता है, ठीक है, ये आउटर बार्क होगा, इसके अंदर की इनर बार्क जो छाल होती है पेड़ की उसको बोलते हैं बार्क। और फिर यहाँ पे जब बार्क के नीचे हमारा क्या होता है, सैपवुड होता है, ठीक है, ये सैपवुड होगा, जो रस थोड़ा बहुत रहता है पेड़ में उसको सैपवुड बोलते हैं। और सैपवुड के नीचे की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं हार्डवुड, ठीक है। तो इस तरीके से रहते हैं। और फिर सेंटर जो पार्ट होता है कोर उसको हम लोग पिथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन इज एक्सप्रेस्ड एज टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, नन। तो यहाँ पे जो डक्टिलिटी टेस्ट जो हम लोग करते हैं बिटुमिन की, आपने देखा होगा ब्रिकेट एपरेटस होता है उससे करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब उसमें खिंचाव टेंशन का देखते हैं तो टेंशन जब उसमें देखते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस मेनली मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू, डिस्टेंस, दूरी। डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन एक्सप्रेस्ड एज इन डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर मार्शल टेस्ट शैल बी 1.5 mm, 2.5 mm, 3.5 mm एंड 4.5 mm। तो यहाँ पे जो मार्शल टेस्ट के लिए मैक्सिमम साइज लेते हैं एग्रीगेट का वो हमारा होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में रहता है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस में mm लिखा हुआ है तो यहाँ पे लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा, लेकिन ये क्या रहेगा, सेंटीमीटर में, ठीक है, mm में नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ वेरियस बिटवीन ग्रेड इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर पेविंग जॉब्स वेरी बिटवीन। अब यहाँ पे सॉफ्टनिंग पॉइंट पूछा गया है बिटवीन का कि कितना लेते हैं हम लोग। ऑप्शन देख लेते हैं, 10, 20, 20, 30, 35, 70, 70, 100। तो यहाँ पे पेविंग जॉब के लिए जो हम लोग लेते हैं बिटवीन सॉफ्टनिंग पॉइंट वो हम लोग लेते हैं कितना, 35 से 70, ठीक है, ग्रेड का बिटवीन हम लोग लेते हैं। तो ये राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, what shall be the ratio of modulus of elasticity to shear modulus of material having Poisson ratio of 0.5। अब देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसमें आपको पॉइजन रेशियो की वैल्यू दी है। पॉइजन रेशियो को मिल से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, E = 2, यहाँ पे शेयर मॉडुलस की बात की गई है, ठीक है, G1 + म्यू। तो यहाँ पे आपको रेशियो बताना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शेयर मॉडुलस का। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, E/G इधर आ जाएगा और ये 2, 1 + 0.5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का इंग्लिश में ही वर्जन था, हिंदी में इसको नहीं दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चंस हिंदी में है और कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में। ये एज इट इज़ हमने पेपर लिया है जो राजस्थान जेई का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। अ कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड विद अ वर्टिकल प्रॉप एट इट्स फ्री एंड इट्स स्टैटिक डिटर्मिनेसी विल बी। अब यहाँ पे कैंटिलीवर बीम की बात की जा रही है। कैंटिलीवर बीम क्या होती है? ये हमारी कैंटिलीवर बीम हो गई। अब इसमें लिखा हुआ है इस प्रोवाइडेड विद अ वर्टिकल प्रॉप। तो वर्टिकल, ये जब यहाँ पे हम कोई रिएक्शन लगा देंगे या फिर रोलर सपोर्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉप्ड कैंटिलीवर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बीम दी हुई है, इसकी स्टैटिक डिटर्मिनेसी बतानी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इंक्रीज बाई 2, डिक्रीज बाई 1, इंक्रीज बाई 1, रिमेन अनअल्टर्ड। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 3, इंक्रीज बाई 1, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिएक्शन लग रही है प्रॉप्ड कैंटिलीवर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर प्योर बेंडिंग ऑफ अ बीम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज वैलिड फॉर इट्स एनालिसिस। अब प्योर बेंडिंग इक्वेशन ये सबको पता होगा कि क्या होता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं पहले इसमें। m बाई आई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू एफ बाई वाई। तो ये जो पहला ही ऑप्शन है वो हमारा सही है। ये प्योर बेंडिंग इक्वेशन यही होती है जिसमें m आपको गिवन है बेंडिंग मोमेंट, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, e मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, f बेंडिंग स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, r क्या है? कर्वेचर, और z क्या है? सेक्शन मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A simply supported beam of span L is subjected to a point load at its mid span. The maximum deflection induced will be। अब यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम की बात की जा रही है। ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें क्या है? स्पैन इसका कितना है? L है। ठीक है, और इसके सेंटर पे क्या लग रहा है? ये पॉइंट लोड P लग रहा है। तो आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताना है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, जब सेंटर पे लोड लग रहा होता है तो आपको याद होना चाहिए, या नहीं भी याद है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ये होता है PL3/48 EI। ठीक है, और इसका जो BMD डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है जिसमें ये जो यहाँ पर लोड आता है वो होता है WL/4। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पे पूछा गया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ सेक्शन D इज। तो ये क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। πd³/32, πd⁴ 32, πd³/64, लास्ट ऑप्शन πd⁴ 64। तो जो सर्कुलर सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा πd⁴ 64। अब यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर के लिए देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है हमारा? bh⁴/12। और यहाँ पे हम ट्रेंगुलर के लिए देख लेते हैं। ट्रेंगुलर के लिए क्या होगा? bh⁴/36। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हमारा जो हमने लिया है ये हमारा सेंट्रॉइडल से है। ठीक है, सेंट्रॉइड से है, तीनों ही सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर और ट्रेंगुलर। तो आपको ये दोनों भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A cantilever beam of span L is subjected to a moment P at its free end. The bending moment induced at its support will be। अब यहाँ पे कैंटिलीवर बीम की बात की जा रही है। ये हमारी कैंटिलीवर बीम हो गई। स्पैन क्या है इसका? L। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो इसका फ्री एंड है यहाँ पे मोमेंट कितना लग रहा है? P। फ्री एंड पे मोमेंट P। तो यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट बताना है कितना आ रहा है। तो जो सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट आएगा वो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, P/4, P/3, P/2, P। तो जो यहाँ राइट आंसर आएगा वो आएगा P। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप इसका अगर BMD बना के देखेंगे तो इसका जो BMD बनेगा ये ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे P मोमेंट था, ये P, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे P। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन में, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आप अगर इसको पढ़ेंगे नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे इसको। द रेडियस ऑफ gyration ऑफ कॉलम सेक्शन हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज। ऑप्शन देख लेते हैं। I/A, √I/A, √IA, I/A, I/A। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है रेडियस ऑफ gyration क्या होता है? ये होता है हमारा √I/A। I क्या है हमारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। A क्या है हमारा? यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 देखते हैं यहाँ पे। A column pinned at both ends has length L, flexural rigidity EI can carry a critical load of। तो देखिए क्वेश्चन जो है, जैसे यूलर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें जब L इफेक्टिव लेंथ होती है E, उसमें जब हम रख देते हैं कि वो किसके इक्विवेलेंट होगी तो ये हमें मिल जाता है। तो यूलर फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है हमारा, π² EI/L/E²। अब यहाँ पे पिंड बात की गई, पिंड एट बोथ एंड, मतलब जो ये हमारा कॉलम है ये इस तरीके से बोथ एंड पे पिंड है।
तो इसका जो ये डायग्राम होगा ये बकलिंग ऐसा बनेगा और ये इफेक्टिव लेंथ किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, एल की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन देख लेते हैं, 4π² / EI L², 2π² EI L², π² EI L²। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसमें और भी केस होते हैं कॉलम में, जब हमारा ये बोथ एंड फिक्स्ड रहता है। जब ये फिक्स्ड रहता है तो इसका जो बकलिंग डायग्राम होता है कुछ ऐसा बनता है, और जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो किसके बराबर हो जाती है, L/2 के। तो जब L/2 की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये केस भी पता चल जाएगा जब बोथ एंड हमारा फिक्स्ड है। पेन के लिए आपने देख ही लिया, ये फिक्स्ड के लिए। और एक केस होता है हमारा जब एक एंड हमारा फिक्स है और दूसरा हमारा पिन है, तो डायग्राम कुछ इसका ऐसे बनता है। तो जो इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L/√2। और एक केस और होता है जब हमारा ये फिक्स्ड रहता है और ये हमारा पिन रहता है और दूसरा ये पिन है और दूसरा जो है ये फ्री एंड है, ठीक है। तो जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होती है वो किसके बराबर हो जाती है, LE = 2L, डबल हो जाती है। तो ये आप ये सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें आप LE की वैल्यू रखते जाएंगे और आपको ये सारे केस पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम इज इंक्रीज्ड बाई 10 folds एंड कीपिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया unchanged, then maximum shear stress will be increased by 10 times, reduced by 1/10, increased by 5 times, remain unaltered। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिमेन अनऑल्टर्ड। कैसे होगा देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात की जा रही है, तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टाउ मैक्स = 3/2 टाउ एवरेज, ठीक है। और तो ये इसको 1.5 भी लिखते हैं, 1.5 शियर स्ट्रेस के एवरेज के होता है। और बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कीपिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया अनचेंज, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अनचेंज है। तो जो टाउ एवरेज होता है वो क्या हो जाएगा, ये 3/2 × V/BD, ठीक है। ये हमारा लोड है, शियर लोड जो उस पर स्ट्रेस आ रहा है वो है, और ये हमारा एरिया है। तो एरिया क्या है, अनचेंज है। तो ये जो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनअल्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ अ बीम फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स इज। अब यहाँ पे फिक्स्ड बीम की बात की जा रही है, ये हमारी फिक्स्ड बीम है, राइट। ये फिक्स्ड बीम होगी, आपको क्या बताना है, स्टैटिक डिटर्मिनेसी। तो स्टैटिक डिटर्मिनेसी जो इसकी आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है बीम के केस में। बीम के केस में अगर आप इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, ये होता है हमारा 3m + r - 3j। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो आपको डायरेक्ट स्टैटिक डिटर्मिनेसी पता चल जाएगी। किसी भी फ्रेम या फिर बीम स्ट्रक्चर की अगर आपको स्टैटिक डिटर्मिनेसी निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे फिक्स्ड बीम की बात की जा रही है। देखिए सिंपल सा आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला लेकिन अप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड बीम्स के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ बीम और फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पे मेंबर क्या है, एक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 + r क्या रिएक्शंस कितनी है यहाँ पे, ये 3 फिक्स्ड के केस में यहाँ पे 3 रिएक्शंस यहाँ आएंगी, 3 रिएक्शंस यहाँ आएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 6 - j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स हमारा एक ये जॉइंट है और एक ये जॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 6 - 6 कैंसिल, और ये आ गया हमारा 3। तो यहाँ पे स्टैटिक डिटर्मिनेसी क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। और भी मेथड से आप लोग स्टैटिक डिटर्मिनेसी सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारी फिक्स्ड बीम है, इसको कैंटिलीवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी रिएक्शन चाहिए, 3। तो यहाँ पे जिसकी स्टैटिक डिटर्मिनेसी हो जाएगी वो हो जाएगी 3। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम द होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, लोअर लेवल टू हायर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो अब दो ही आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है सर्वेइंग का। इसमें हम क्या करते हैं, वर्क कहाँ से करते हैं, फ्रॉम होल टू पार्ट। राइट आंसर वो होल टू पार्ट। किस लिए करते हैं होल टू, पार्ट टू होल क्यों नहीं करते हैं, और पार्ट टू होल क्यों करते हैं। तो हम लोग जो होता है हमारा होल टू पार्ट इसलिए करते हैं, जो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होल टू पार्ट करते हैं। अगर आप पार्ट टू होल करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स को फिर पुलेरियम करेंगे, तो इससे जो एरर के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम लोग ये नहीं करते हैं, ये चीज़ हम नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, होल टू पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका हिंदी भी दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन हिंदी में और कुछ हमारे इंग्लिश में क्वेश्चंस गिवन है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
व्हेन द सॉरी यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, when the curve is to be set out over a rough ground the method used is, यहाँ पे रफ ग्राउंड की बात की जा रही है कि जो कर्व सेट किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, टू थेरोलाइट मेथड, रैंकाइन मेथड, टैकोमेट्रिक मेथड, आइदर 1 और 3। तो जो यहाँ पे रफ ग्राउंड के लिए हम लोग मेथड यूज़ करते हैं वो हम लोग टू थेरोलाइट और टैकोमेट्रिक दोनों ही मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, आइदर 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ लाइट हाउस ऑफ 120 मीटर हाइट इज जस्ट विजिबल अबव द हॉरिजन फ्रॉम अ शिप, द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड लाइट हाउस कंसिडरिंग कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज। अब यहाँ पे कंबाइंड करेक्शन जो है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से पूछा गया है। तो आप करेक्ट डिस्टेंस मैंने आपको बतानी है, ठीक है, बिटवीन द शिप एंड लाइट हाउस। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन हाइट भी गिवन है, कितनी है, 120 मीटर। तो आप इसका फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है d = 3.855 √h। हाइट आपको गिवन है, लेकिन जो ये हाइट है इसको हम लोग यहाँ पे किलोमीटर में रखते हैं। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3855 ऐसे भी कर सकते हैं इंटू 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 42226 समथिंग मीटर आएगा। तो हेयर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपको मेन ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 0.855 होगा जब h हमारा ये किलोमीटर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टू स्ट्रेट लाइन्स intersect at an angle 60 degree. The radius of curve joining the straight line is 600 meter. The length of long chord and mid ordinates in meter. अब आपको क्वेश्चन में लेंथ ऑफ कॉर्ड बतानी है और मिड ऑर्डिनेट बताना है, और आपको एंगल जो दिया है ये आपको 60 डिग्री गिवन है। तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला वो होता है हमारा r 2r साइन डेल्टा बाई 2। और जो मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है, मिड ऑर्डिनेट निकालेंगे हम। तो मिड ऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r - r cos डेल्टा बाई 2। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट अप करके इसका हम आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको गिवन है, एंगल गिवन है और रेडियस भी आपको गिवन है। ये रेडियस आपको 600 दी हुई है। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 2 × 600 साइन 60 है 60/2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 600। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसमें वैल्यू रखेंगे, आर आपको कितना गिवन है, 600 - 600 cos 60/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 80.4। तो इधर राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, 600, 80.4। यहाँ लेंथ ऑफ कॉर्ड जैसे सर्कुलर कर्व आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये होता है हमारा सर्कुलर कर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे, ये हमारा टेंजेंट हो गया, तो इसकी जो ये लेंथ है, ये जो लेंथ होती है इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, इस लेंथ को। और यहाँ पे मिड ऑर्डिनेट की बात की जा रही है। तो मिड ऑर्डिनेट जो हमारी ये डिस्टेंस पूरी होती है जैसे, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन अ क्लोज लूप ट्रैवर्स ऑफ 1 किलोमीटर टोटल लेंथ द क्लोजिंग एरर इज इन डिपार्चर एंड लैटिट्यूड आर। आपको क्लोजिंग एरर गिवन है कितनी, 0.3 मीटर एंड 0.4 मीटर रिस्पेक्टिवली। द रिलेटिव प्रिसीजन ऑफ द ट्रैवर्स विल बी। आपको क्या बताना है इसमें, रिलेटिव प्रिसीजन बताना, रिलेटिव प्रिसीजन की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लगाना है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्लोजिंग एरर कितनी आ रही। तो क्लोजिंग एरर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला, क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला हम इसे लिखते हैं E = ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिपार्चर d² माइनस सम ऑफ लैटिट्यूड। जब इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये इसका यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं इस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा 0.3² प्लस 0.4²
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू जो भी हमारी आएगी, यहाँ पे ई की वैल्यू आ रही है 0.5, ठीक है, ये 0.5 आ रही है। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे रिलेटिव प्रेसिजन बताना है। तो जो रिलेटिव प्रेसिजन होगा इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसे हम रिलेटिव प्रेसिजन या शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग लिखते हैं एरर अपॉन लेंथ, ठीक है, ई बाई एल से इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे ई आपने निकाला है कितना 0.5 और एल आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने इसको मीटर में रखा है, तो यहाँ पे ये भी हम इसको मीटर में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1000। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1:2000, 1/2000 इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा A1:5000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The value of magnetic declination of magnetic bearing of sun, यहाँ पे ये सन लिखा हुआ है, at noon is 350 डिग्री is 10 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, 80 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री वेस्ट। तो इसका आपको फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, ट्रू बेयरिंग इक्वल टू कितना होता है, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमें मिल जाएगा। तो आपको क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बताना है, ठीक है। ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू बेयरिंग क्या हो जाएगी, जो हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 360, पूरा जो हम लोग लेते हैं एंगल, ठीक है, नॉर्थ से ले पूरा, तो वो होगा हमारा 360। और यहाँ पे मैग्नेटिक बेयरिंग आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा -350। तो इसका जो आंसर आया वो आया 10 डिग्री। अब ये जो आंसर है ये हमारा पॉजिटिव में आया है, तो जो हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होगा वो टुवर्ड्स ईस्ट होगा। अगर ये निगेटिव में आता है तो ये टुवर्ड्स वेस्ट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 point प्रॉब्लम कैन बी, 67 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। 3 point प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई ग्राफिकल मेथड, ट्रेसिंग पेपर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका तीनों ही सही, ग्राफिकल से भी करते हैं, ट्रेसिंग पेपर से करते हैं, ट्रायल एंड एरर से करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एरिया ऑन अ कंटूर मैप इज एरिया मीटर, क्लिनोमीटर, प्लानीमीटर, ग्राफोमीटर। तो जो हम लोग कंटूर मैप का एरिया मेजर करते हैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो हमारा होता है प्लानीमीटर। तो यह राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विदिन ±8 mm, ±2 mm, ±5 mm, नन ऑफ दीज। तो अगर हम यहाँ पे 20 mm चेन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो एक्यूरेट लेते हैं हम लोग वो होता है हमारा, जो होगी ये हो जाएगी ±5 mm, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ±8 है ये 30 मीटर चेन के लिए होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 70। इफ, ये क्वेश्चन नंबर 70, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट 30 मीटर इंटरवल आर 20, 40, 60, 50, 30 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन वैल्यू ऑफ एम्बैंकमेंट ऑन बेसिस ऑफ प्रिज्मोइडल रूल इज। अब यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला लगा के आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो प्रिज्मोइडल रूल का फॉर्मूला आप इसको लगाएंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हम देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है V = 1/3 इन ब्रैकेट A0 + AN ब्रैकेट क्लोज प्लस 4A1 + A3 + 2A2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जब आपको ये जो गिवन है ये हमारे ऑड नंबर्स में होंगे, क्योंकि फॉर्मूले में जो क्या है देखिए ऑड नंबर्स में ही चीज़ें हैं, A0, AN, A1, A3 और A2। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे A0 की वैल्यू 20 गिवन है, AN जो लास्ट होगा एरिया वो हो जाएगा 30, ये +4 इन ब्रैकेट A1 आपको गिवन है 40, ये हमारा A1 है, ठीक है, प्लस A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2A2 कितना गिवन है आपको 60।
अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5333 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब, वॉल्यूम पूछा गया है मीटर क्यूब। तो हेयर राइट आंसर विल बी A1 5300 मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये थोड़ा सा सॉल्विंग क्वेश्चन था, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। द आइटम्स ऑफ ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज ब्रोकन ग्लास कोपिंग, ब्रिक वर्क इन आर्चेस, रेनफोर्स ब्रिक वर्क, ब्रिक एजिंग। अब देखिए यहाँ पे भी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें पूछा गया है मीटर स्क्वायर में ऐसा कौन सा आइटम है जिसको हम लोग मेज़र करते हैं ब्रिक स्ट्रक्चर में। तो ये जो हमारा ब्रोकन ग्लास कोपिंग होती है इसको हम लोग मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया, सॉरी जो ब्रोकन ग्लास कोपिंग है ये राइट आंसर है, इसको हम मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। बाकी हमारे और ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्रिक वर्क इन आर्चेस, तो जब भी हम ब्रिक वर्क आर्चेस के लिए लेते हैं तो इसको हम मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं। और जहाँ पे भी आपको रेनफोर्स दिख जाएगा तो ये आप चाहे बार्स की बात हो चाहे जिसकी भी बात हो, कंक्रीट में हो, इसको हम लोग हमेशा मीटर क्यूब में ही मेज़र करते हैं। और ब्रिक एजिंग जो होती है उसको हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं। तो है राइट आंसर 1, ठीक है। टूटे हुए शीशे की कोपिंग जो होती है उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द करेक्ट 72 क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन इज। अब ये क्वेश्चन, अब जब भी डायमेंशन हम लोग लेते हैं किसमें लेते हैं, L इंटू बी इंटू एच। तो हमेशा सब लोग ऐसा बोलते भी LBH। तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो जो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वही सही है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 LBH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ अ एस्टिमेट फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड। अवेबिलिटी ऑफ मटेरियल, हाँ ये फैक्टर को लेते हैं। लोकेशन ऑफ साइट ये भी लेते हैं। लोकेशन एंड अवेबिलिटी ऑफ लेबर, तो ये तीनों ही फैक्टर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। कोई भी एस्टिमेट करेंगे तो आपको ये सारे क्राइटेरिया तो लेने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। One mason in one day is expected to do brick work in foundation and plinth with builders are। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। एक बेलदार के साथ मिलकर एक राजगीर जो पत्थर तोड़ते हैं, एक दिन में नींव एवं प्लिंथ में होने वाले ईंट का कार्य को करना चाहिए। तो जो इसके लिए क्राइटेरिया है कि कितना करना चाहिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1.50 मीटर क्यूब, ठीक है, घन मीटर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 75। द मोस्ट रिलायबल, ये सारे क्वेश्चन एस्टिमेट के हैं। द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज डिटेल्ड एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूब रेट एस्टिमेट। तो यहाँ पे मोस्ट रिलायबल की बात की जा रही है, तो जिस चीज़ की डिटेलिंग सबसे ज़्यादा रहेगी वही चीज़ें हमें एक्यूरेट रिजल्ट देंगी। तो जहाँ पे जो डिटेल्ड एस्टिमेट होता है वो राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट रिलायबल जो एस्टिमेट मेथड होता है वो होता है हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 76। द स्टैंडर्ड लाइट ऑफ द स्टैंडर्ड रेन गेज इज। यहाँ पे लाइट नहीं होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइट होगा, ये गलत लिख गया है, ठीक है। ये हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन। मानक वर्षा गेज की मानक ऊंचाई होती है, तो यहाँ पे हाइट होगा, तो वो कितनी होती है। हम लोग एक ही स्टैंडर्ड गेज यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, साइमंस रेन गेज, ठीक है, जो हमारा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है। बाकी सारे हमारे रिकॉर्डिंग होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। बट ये जो होता है इसकी हाइट होती 30.5 सेंटीमीटर होती है, तो ऑप्शन में नहीं है, ये इसका नियरेस्ट है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, तो जिस भी लेवल के जेईई के एग्जाम हो या एसएससी का हो, सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन तो नॉर्मल आने ही चाहिए आप लोगों को। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल देन द इनफिल्ट्रेशन रेट विल बी। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार जेईई लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो यूपी SSC हो, चाहे राजस्थान जेईई हो, चाहे एसएससी हो, इवन एई में भी ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया एई के एग्जाम में। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पूछा गया। इंटेंसिटी जो है रेनफॉल की क्या है, ज़्यादा है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। तो इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, तो इनफिल्ट्रेशन जो रेट है वो किसके बराबर हो जाता है, वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर हो जाता है। ये आपको
पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, इक्वल टू रेट ऑफ रेनफॉल, ये गलत है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो हमारा जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ह्यूमिडिटी रिफर्स टू टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी किससे रिफर करता है, ये तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पता होना चाहिए, मॉइस्चर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ क्रॉप आर शोन इन, खरीफ क्रॉप की बात की जा रही है, इन जून, इन सितंबर, इन अक्टूबर नवंबर, नन ऑफ एबव। तो जो इसकी जो खरीफ क्रॉप होती है, इसकी जो बुआई की जाती है वो हम लोग जून में करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जून। और बाकी जो रबी क्रॉप होती है और जायद क्रॉप होती हैं, रबी की जो होती है वो हम लोग सर्दियों के मौसम में करते हैं, और जायद की जो होती है तो जो हमारा ये मार्च के बाद का जो महीना होता है, अप्रैल से लेकर जून तक इसमें करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 39 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। अब हम लोग 80 क्वेश्चन देखते हैं, इफ इन द हार्वेस्ट सीजन व्हेन द रिवर फ्लोज इन लो विच मेथड शुड बी अडॉप्टेड फॉर इरिगेशन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, यदि फसल के मौसम में नदी का बहाव कम है तब सिंचाई के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए। अब फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो हमने वाटर स्टोर किया है हम उस वाटर को यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डायरेक्ट इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, इरिगेशन बाय वेल्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोरेज इरिगेशन का यूज़ करके हम लोग, मतलब जो पानी हमने स्टोर किया है उसका यूज़ करके हम लोग इरिगेट करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट अभी हम लोग कल करेंगे इसको, बाकी के 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन इसमें थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।